हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 12th का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इसका फर्स्ट लेक्चर जो हमने देखा था उसका रिवीजन करते हैं शुरू। सबसे पहले तो चार्ज क्या होता है। तो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसकी एक बेसिक डेफिनेशन है कि ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, और ये एक्सपीरियंस करता है या प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो पहली चीज़ ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कैसे करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस ऐसे करता है कि जब किसी एक इलेक्ट्रिक चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। तो वो जो फोर्स को फील कर रहा है वही वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को वो एक्सपीरियंस कर रहा है। और दूसरा, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है, तो जो भी एक चार्ज होता है, अब इसमें एक कंसेप्ट ये रहता है कि अगर कोई भी चार्ज है वो भले ही चाहे वो रेस्ट में हो या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या एक्सेलरेट कर रहा हो, तो वो हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अब ये कि वो कांस्टेंट है या मतलब मूव कर रहा है, रुका हुआ है या एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ये आगे देखते हैं। ठीक है। फिर सर ने बोला था, मतलब क्वेश्चन पूछा था कि हाउ बॉडी मेड चार्ज, मतलब किसी एक बॉडी को चार्ज कैसे बनाया जाता है, किसी एक बॉडी पे चार्ज कैसे आता है। तो बेसिकली ये है इसमें कि एक जो बॉडी है उसको चार्ज दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, या तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, दूसरा या फिर उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दो। जब हम उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जब उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। हम अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है। अब वो मान लो उसने किसी दूसरे व्यक्ति से, ठीक है, कर्जा लिया, पैसे उधार लिए। तो जब उसने पैसे उधार लिए थे, ठीक है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज मतलब कर्ज चढ़ गया, क्योंकि उसने को इस व्यक्ति के पैसे देने हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो इसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब कोई कर्ज है ही नहीं, लेकिन अगर इसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है, और इसने इसको पैसे दे दिए, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। मतलब अब इसके पास एक क्षमता है कि हाँ भाई मैंने पैसे दिए हैं, और अब ये अपने आप को बड़ा समझने लगेगा, और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि अब इसको डर डर के रहना पड़ेगा, इसके ऊपर कर्ज है, इसके पास पैसे है। तो जो पैसा है, ठीक है, मनी जो है, उसको अगर हम एज ए चार्ज के फॉर्म में समझें कि भाई चार्ज इसने इसको दिया या इसने इसको दिया, तो हम इस कंसेप्ट को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों निकाले जाते हैं, प्रोटॉन्स क्यों नहीं निकाले जाते, वाई नॉट रिमूव प्रोटॉन। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब भी कोई एक एटम बनता है उसका एक न्यूक्लियस होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होता है प्रोटॉन और उसके अंदर होता है न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो बाहरी सरफेस पे रहता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो न्यूक्लियस लगाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो बहुत ही कमज़ोर होती है। किसके कंपैरिजन में, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंपैरिजन में जो एक न्यूक्लियस प्रोटॉन के ऊपर लगा रहा होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालना आसान होता है और प्रोटॉन को निकालना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन रहता है वो उसके अंदर रहता है न्यूक्लियस के, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड, पहली बात तो वो स्ट्रांगली बॉन्डेड रहता है और उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स अच्छी खासी लगी रहती है। अब एक और सवाल ये कि चार्ज इंडिकेट क्या करता है, मतलब कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अब इसके ऊपर एक चार्ज है, ठीक है, तो वो चार्ज इंडिकेट क्या करेगा, वो चार्ज ये दर्शाएगा कि इसके पास प्रोटॉन के कंपैरिजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं या कम प्रेजेंट हैं। मतलब ऐसा कि जब ये न्यूट्रल था, ठीक है, तो इसके पास प्रोटॉन भी थे, न्यूट्रॉन भी हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं, लेकिन सब बराबर हैं। अब अगर मान लो इसके ऊपर -2 आ गया, ठीक है, या फिर +2 आ गया, ठीक है, तो जब इसके ऊपर -2 आएगा तो इससे हम ये समझेंगे
कि इसके पास प्रोटॉन के कंपैरिजन में, जो इसके अंदर प्रोटॉन है उसके कंपैरिजन में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जब इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा तो हम ये देखेंगे कि इसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो इसके पास पहले थे। तो कितने ज़्यादा हैं? 2 ज़्यादा हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये व्यक्ति है, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है। तो जब इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में जो कि 5 हैं, इसके कंपैरिजन में -2 मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और अगर +2 है तो देखेंगे कि इसके पास जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसके कंपैरिजन में इसके पास 2 प्रोटॉन ज़्यादा है। अब ये कैसे हो सकता है +2, ये कैसे हो सकता है -2, ये हम आगे देखते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ज मूवमेंट एंड इट्स इफेक्ट, कि जो चार्ज होता है उसका मूवमेंट क्या रहेगा और उसका क्या इफेक्ट होगा। तो इसमें हम देखेंगे पहली चीज़ कि ये जो चार्ज है इसके इफेक्ट 3 चीज़ों में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और EM वेव्स के फॉर्म में। अब अगर स्टेट ऑफ चार्ज मतलब चार्ज की अवस्था क्या है, रेस्ट, चार्ज रुका हुआ है, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड और EM वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जब कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। तब हम देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है इसके पास, अब मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई लेकिन EM वेव अभी नहीं आई। और अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो हम देखेंगे इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है और EM वेव्स भी है। अब ये जो है ये नीट 2015 में पूछा गया था कि EM वेव जो है वो कैसे जनरेट होती है, तो उसका आंसर था एक्सेलरेटिंग चार्ज से। अब एक नोट कैसा कि चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब कि भले ही चार्ज रुके घूमे तो वो करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस। यहाँ देखो तीनों में टिक लगा हुआ है और यहाँ नहीं लगा कुछ केसेस में। अब हमको रट्टा मारना है। कैसा रट्टा मारना है? कुछ वैल्यूज़ को याद करना है। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन क्या होगा? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और चार्ज ऑफ 1 न्यूट्रॉन क्या होगा? 0। हम इसको अब देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19। अंतर कहाँ आ रहा है? अंतर आ रहा है माइनस में और प्लस में। प्रोटॉन P से पॉजिटिव और बाकी पॉजिटिव के अपोजिट जो रहता है वो नेगेटिव रहता है। इसमें इसको मान दो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। ये यहीं पे लिखा है कि चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बस नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर है। अब आते हैं पॉजिट्रॉन नाम देख लो, पॉजिट्रॉन प्रोटॉन सेम नाम लग रहा है तो इसका भी पॉजिटिव में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन 1 ड्यूट्रॉन ये होगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कैसे होगा? जो ड्यूट्रॉन रहता है वो एक प्रोटॉन से बना रहता है और एक न्यूट्रॉन से बना रहता है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना रहता है? +1.6 × 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन पे क्या रहता है? 0 रहता है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे मतलब +1.6 × 10⁻⁻19 + 0 तो आंसर क्या आएगा? +1.6 × 10⁻⁻19। अब एक और चीज़ क्या कि एक अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज कितना होगा? अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज पहले हम समझेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल होता क्या है। ठीक है, तो सर ने बताया था कि अल्फ़ा पार्टिकल जो रहता है वो बेसिकली एक हीलियम एटम ही रहता है लेकिन डबली आयनाइज्ड रहता है। डबली आयनाइज्ड मतलब कि जो हीलियम एटम है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया तो इसके ऊपर एक बार निकलेगा। आयोनाइज मतलब क्या होता है? आयोनाइज मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना और डबली आयोनाइज मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये अल्फ़ा पार्टिकल बन जाता है। अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली जो हीलियम एटम रहता है वो हीलियम एटम
किस चीज़ से बना हुआ रहता है? 2 प्रोटॉन से और 2 न्यूट्रॉन से। 2 प्रोटॉन पे कितना चार्ज? 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 पॉजिटिव में, और 2 न्यूट्रॉन पे 0, दोनों को प्लस करेंगे तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब क्योंकि डबली आयनाइज्ड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे नहीं, तो इसका टोटल चार्ज 1 अल्फा पार्टिकल का कितना हो जाएगा? +2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जैसे कि एक नॉर्मल हीलियम एटम है, तो उसमें 2 प्रोटॉन भी रहेंगे, 2 न्यूट्रॉन भी रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। इसमें कोई चार्ज रहेगा नहीं, तो ये तो 0 रहेगा। इसका +1.6 × 10⁻⁻19, इसका -1.6 × 10⁻⁻19, इन सबको प्लस करेंगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। जब ये डबली आयनाइज्ड हीलियम होगा तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ना घर का ना घाट का, और ये टोटल रहेगा क्या? 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ऐसा टोटल चार्ज हीलियम एटम पे आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन की ट्रिक क्वेश्चन की कैसी कि जैसा मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा कि x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे या इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल चार्ज कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात की है किस चीज़ की? पहली चीज़ ये कि यहाँ पे बात की है इलेक्ट्रॉन्स की ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब पूछेगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, तो इतने का अपन वैल्यू डाल देंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब एक और चीज़ ये कि जो चार्ज रहता है वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता, वो हमेशा होल नंबर होता है या इंटीग्रल नंबर रहता है। अब ये कैसे देखेंगे हम? ये ऐसे देखेंगे कि 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 वगैरह वगैरह, इन सब वैल्यूज़ में इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होता ही नहीं है। सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू या होल नंबर इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल होता है, फ्रैक्शन में कभी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ये 6.5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, ये संभव है, ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन की संभव है क्या? हाँ, ये पूरी तरीके से पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज 10⁻12 जो मल्टीप्लाई हो रहा है बाद में, ये मेक्स इट वेरी लार्ज, सो इलेक्ट्रॉन्स एट माइक्रोस्कोपिक लेवल मेक्स इट वेरी लार्ज। ठीक है, मतलब ये कि ये 6.5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 65 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन। तो अब 65 तो होल नंबर बन गया, तो अब ये तो पॉसिबल है। इसलिए एनसीईआरटी में एक लाइन है, वेदर दे आर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, ये वाली मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, आई मतलब कि छोटा, ए मतलब कि बड़ा। ए पहले आया मतलब बड़ा भाई, आई बाद में आया तो छोटा भाई, तो बड़े भाई की इज्जत हो रही है। ठीक है, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल वेदर दे आर नॉट इंटीग्रल, मतलब फ्रैक्शन में भी हों, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, ये वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, ये एनसीईआरटी बोलती है। अब देखते हैं हम कि स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज को बेसिकली हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी चार्ज ऑन अ बॉडी पर यूनिट मास, मतलब एक जो बॉडी है उसका जो मास है, ठीक है, इसका जो मास है, अगर हम उसको उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उससे डिवाइड कर दें तो स्पेसिफिक चार्ज उस बॉडी का निकल आता है। इसको एस से डिनोट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट कूलम पर केजी है। अब यूनिट कैसा है कूलम पर केजी? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। मास की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट, केजी। तो कूलम पर केजी आ गया। अब हम एक कंसेप्ट समझते हैं। कैसा कंसेप्ट? ऐसा कंसेप्ट कि मान लो हमारे पास एक एटम है, ये एक एटम है, ठीक है। अब इसका मास हमने m0 मान लिया और इसका नेट चार्ज क्या है? 0। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन, 5 न्यूट्रॉन,
टोटल चार्ज 0। अब इसकी हम बनाते हैं दो कंडीशन। दो कंडीशन कैसी कि हम इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं और दूसरी कंडीशन में हम कुछ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। जब हमने कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, ठीक है, तो एक ये नई बॉडी बन गई जिसका मास है m1। अब हमने दूसरे में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था तो एक और नई बॉडी बन गई जिसका मास है m2। अब हम देखेंगे कि इसका जो नेट चार्ज है वो आएगा +2e। +2e कैसे? 5 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, 1 2 3, तो नेट चार्ज कितना बचा? प्लस करके +2e। और इसमें देखेंगे इसका नेट चार्ज आएगा -2e। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, नेट चार्ज -2e। लेकिन एक चीज़ देखी, एक चीज़ ये कि इसका जो मास है वो डिक्रीज़ हो गया, जबकि इसका मास जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अब ये कैसे, ये मैं बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि पॉजिटिव चार्ज ऑन अ बॉडी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर +2 है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट के कंपेरिजन में कम है। और नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब हम इसको समझ लेते हैं सीधे सीधे, राउंड फिगर कर लेते हैं पूरा का पूरा एकदम भयंकर तरीके से। तो देखो, टाइप ऑफ चार्ज दो प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। अब मास स्लाइटली डिक्रीज ड्यूरिंग पॉजिटिव चार्ज और मास स्लाइटली इंक्रीज ड्यूरिंग नेगेटिव चार्ज। तो ये मास का क्या कंसेप्ट है? मास का ये कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना, कि मान लो जो इलेक्ट्रॉन जो रहता है, ठीक है, इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। भले ही चाहे ये बहुत छोटा है, -331 है, लेकिन है तो कुछ। ऐसे ही हम ये समझेंगे कि मान लीजिए हम एक किराना की दुकान पे गए, ठीक है। अब हमने उससे बोला भाई साहब 2 किलो शक्कर दे दीजिए, तो उसने हमको 2 किलो शक्कर दे दी। अब मान लो 2 किलो शक्कर में से हमने कुछ शक्कर के दाने हटा दिए, ठीक है, और उससे बोला कि भाई साहब इसको तोल लो। तो भले ही चाहे उस जो वेइंग मशीन पे उसका वेट आएगा वो भले ही चाहे क्लोज टू 2 kg आएगा, लेकिन क्लोज टू 2 kg, ठीक है, प्रॉपर 2 kg नहीं आएगा, 0.00000 कुछ कम आएगा। तो लेकिन मास तो कम हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का एक मास होता है, वो इलेक्ट्रॉन को हमने कम किया तो उसका मास कम हो गया। अब अगर मान लो ये 2 किलो शक्कर में हमने जेब से थोड़ी सी शक्कर के दाने डाल दिए, वेइंग मशीन पे हमने फिर कैलकुलेट किया, तो उसका मास जो रहेगा 0.0000 कुछ फ़र्क पड़ेगा, बढ़ेगा। तो अब इसका मास तो है, तो इसका मास ऐसे बढ़ गया, समझे। अब एक हम टंग ट्विस्टर समझते हैं। टंग ट्विस्टर का मतलब होता है चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में वगैरह वगैरह। तो टंग ट्विस्टर ये समझेंगे कि मतलब बोलेंगे बार बार, रटा जाएगा कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मास चार्ज के बिना रह सकता है। चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मास जो रहता है चार्ज के बिना रह सकता है। ये जो सेकंड कंडीशन है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ये कब फुलफिल होती है? न्यूट्रल बॉडी के केस में। देखो, ये न्यूट्रल बॉडी थी लेकिन फिर भी इसका कुछ मास था। अब हम पढ़ते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है? चरित्र क्या है चार्ज का? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, फॉलो स्केलर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फॉलो स्केलर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का अर्थ ये होता है, मतलब ये होता है कि जैसे हम बचपन में प्लस नहीं करते थे, 2 + 2 4 हो गया, ठीक है, या 3 - 2 1 हो गया। सेम ये स्केलर एडिशन है। चार्ज भी हम ऐसे ही प्लस करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन + 2 इलेक्ट्रॉन = 4,
3 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे जैसे हमने यहाँ पे किया था, बिल्कुल ऐसे। ये इसके लिए एडिशन ही है और सब्ट्रैक्शन। फिर उसकी ऐसा यूनिट कूलम होती है, CGS यूनिट होती है ESU। ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब क्योंकि फ्रैंकलिन अंकल थे तो हमने उनको सम्मान देने के लिए 1 ESU को 1 फ्रैंकलिन के बराबर बोल दिया। एक कूलम में होती हैं 3 × 10⁹ ESU। ये सब रटने की चीज़ें हैं। ESU जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की, और फेराडे जो रहती है वो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है चार्ज की। एक फेराडे होता है 96500 कूलम, और एक कूलम की वैल्यू होती है 3 × 10⁹ ESU, और एक ESU की वैल्यू क्या होगी 1/3 × 10⁹ कूलम। अब एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन अ बॉडी इज ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज E। मतलब कि चार्ज अगर किसी बॉडी पर प्रेजेंट है, किसी भी बॉडी पर, तो वो होल नंबर की वैल्यू में प्रेजेंट होगा, फ्रैक्शनल प्रेजेंट नहीं होगा। ये जो हमने समझा था, ये इसकी बात हो रही है पूरी। इसका फॉर्मूला है Q = ±NE। प्लस माइनस क्यों? अगर चार्ज जो है वो कम है, डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव आएगा, चार्ज एक्सेस में है तो नेगेटिव आएगा। N की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी। Q मिनिमम कब होगी? Q मिनिमम होगी E जब N की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, और Q मैक्सिमम तो भाई तुम N की वैल्यू कितनी भी पुट कर दो। N शुड बी इंटीग्रल नॉट फ्रैक्शनल। इंटीग्रल मतलब कि 1 2 3, फ्रैक्शनल मतलब होता है 1/2 1/3, ऐसा। फ्रैक्शनल नहीं होगा, इंटीग्रल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किए तो Q नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज किए तो Q पॉजिटिव आएगा। अब एक सवाल कैसा कि चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी इन फ्रैक्शनल, ये संभव है कि नहीं है? इसका आंसर है हाँ, संभव है। अगर N की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई, जैसे N की वैल्यू अगर 6.5 है, ठीक है, अब उसके मल्टीप्लिकेशन में 10 कर दिया तो ये 65 हो जाएगा 10, ठीक है, 10⁻2 कर दिया तो ये 650 हो जाएगा, 10⁻3 कर दिया तो 65 क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, 10 है तो ये 65 हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा तो 650 हो जाएगा, 3 होगा तो 6500 हो जाएगा, ऐसे ही है। तो ये पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। अब दूसरे लेक्चर पे आते हैं। तो दूसरे लेक्चर का मैंने इसमें थोड़ा बहुत ही कवर किया है, क्यों? क्योंकि वो जितना भी कवर करना था वो चार्ज से रिलेटेड था। बाकी का मैं कल डालूंगा एक वीडियो, तो वो सेकेंड लेक्चर भी कवर हो जाएगा। 10 मिनट का बचा था वो लेक्चर, 10-15 मिनट का। हम जानते हैं चार्ज, करंट जो है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, और अगर हम इसको इधर बुला दें तो Q = IT हो जाएगा। Q की वैल्यू होती है कूलम, I की वैल्यू होती है एम्पियर, और टाइम की वैल्यू होती है सेकेंड, ऐसा यूनिट। अब एक कूलम, अगर हम यहाँ पे कूलम पुट करें इस फॉर्मूले में, ठीक है, सबकी वैल्यू एक कूलम, ठीक है, करंट की होती है एम्पियर, 1 एम्पियर, टाइम की होती है 1 सेकेंड, तो एक कूलम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये एक और ऐसा यूनिट टाइप समझ लो, एक यूनिट टाइप। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल और ऑपोजिट अट्रैक्ट। दो सेम बुद्धि वाले एक कमरे में लड़ाई करेंगे और ऑपोजिट वाले कुछ नहीं करेंगे, उनकी बहुत बनेगी। एक गधे को अगर आप एक उम्दा दिमाग वाले के साथ रख दो तो उसको बड़ा मज़ा आ जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, और 2 उम्दा दिमाग वालों को रख दो तो उनमें बहस हुई। तो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों लाइक हैं तो ये रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो अटैक करेंगे क्योंकि ये ऑपोजिट है। सॉरी, हाफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है, ये हमने यहाँ देखा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, लेकिन मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, ये हमने यहाँ देखा। यहाँ पे
उसमें वो जो ये वाला था इसका आंसर न्यूट्रॉन था। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज में मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻⁻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 
हम देखेंगे कैसे, क्या एक सवाल के तौर पे कि हम कैसे चेक करेंगे कि एक पर्टिकुलर बॉडी जो है उसके ऊपर चार्ज दिया गया है या उसके ऊपर चार्ज देना संभव है कि नहीं। ये हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। अगर n की वैल्यू q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन, अब देखो q जो है वो n के बराबर है, इसको हम यहाँ पहुँचाएंगे नीचे तो q बटे e जो होगा वो n हो जाएगा, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। तो अगर n इंटीग्रल है मतलब फ्रैक्शन में नहीं आ रहा 0.5, 1.5, 2.5 तो ये पॉसिबल है, और अगर फ्रैक्शनल है मतलब पॉइंट में आ रहा है तो ये संभव नहीं है। तो जैसे ये सवाल दे दिया कैसा कि एक ग्लास रोड है उसको सिल्क के कपड़े से रब किया तो जो ग्लास रोड है उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा कितना 19.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो पता करो कि उस सिल्क के कपड़े से कितने, मतलब कि उस सिल्क के कपड़े से जो हमने उसको रब किया था उस प्रोसेस से जो ग्लास की रॉड है उसने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। तो वही q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ही, क्योंकि वैल्यू हमको ये दे दी है। जो क्वेश्चन करते हैं ना तो वैल्यू देखते हैं, क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तो वैल्यू अपने आप निकल आती है। जब एक बार वैल्यू समझ में आ गई कि ये इसकी वैल्यू और आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाता है। ये मैंने देखा है करके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व। और e की वैल्यू तो अपन को पता ही है 1.6 × 10⁻⁹, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। n की वैल्यू अपन को निकालना है तो आंसर आ जाएगा 12। अब एक कंसेप्ट कि मास डजंट डिपेंड ऑन स्पीड, जो मास होता है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा याद रखेंगे। मोटा आदमी अगर भागेगा तो भागते हुए अगर मान लो मोटा आदमी 100 किलो का है तो भागते हुए भी उसका वेट 100 किलो ही होगा, ये स्पीड पे मास डिपेंड नहीं करता। लेकिन बट जो मास है वो डिपेंड करता है स्पीड पे। अगर स्पीड जो ऑब्जेक्ट की है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में है, तो जब अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में है जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, अगर इसके कंपैरिजन में है तो जो मास है वो स्पीड पे डिपेंड करेगा। जब स्पीड पे डिपेंड वो भी कैसे करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब कि अगर मास गलत काम करेगा तो स्पीड भी गलत काम करेगी, अगर मास बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, कम होगा तो कम होगी, मास बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी, कम होगा तो कम होगी, वाइस वर्सा। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि मास स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। और ये जो सेकंड चीज़ है ये आगे वाले चैप्टर्स में पता पड़ेगा। अब एक और चीज़, चार्ज इनवेरिएंट। अब ये चार्ज के बारे में याद रखेंगे कि जैसे मास स्पीड पे डिपेंड नहीं करता वैसे ही चार्ज स्पीड पे डजंट डिपेंड नहीं करता। चार्ज डज नॉट चेंजेस विद स्पीड। उदाहरण के तौर पे 5 कूलम का चार्ज है, अगर वो रेस्ट पे है तो भी वो 5 कूलम ही रहेगा। अगर वो स्पीड से मूव कर रहा है, मान लो 3 मीटर पर सेकंड से जब वो मूव कर रहा है तो उस मूव करने के दौरान अगर हम उसका कभी भी किसी पॉइंट पे जो चार्ज देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तब भी वो 5 कूलम ही आएगा। भले चाहे वो 3 से मूव करे या 10 से करे या 100 से करे, डजंट डिपेंड। तो अगर मान लो ये Q1 है और ये Q2 है तो सेम ही रहेगा +5Q के बराबर, जो कि रेस्ट पे है। अब इससे ये तो बेसिकली कंसेप्ट था चार्ज इनवेरिएंट। अब इससे क्वेश्चन कैसे
इसका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट है कोई जिसका मास m है, चार्ज q है, वो रेस्ट पे है। अब वो मूव करना शुरू करता है इंक्रीजिंग स्पीड, मतलब ऐसा कि उसकी स्पीड बढ़ ही रही है पर सेकेंड। तो उसका स्पेसिफिक चार्ज और चार्ज क्या होगा? पहली चीज़, जो चार्ज है वो है इनवेरिएंट, डजंट डिपेंड, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो चार्ज तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन उसका मास जो है वो बढ़ जाएगा स्पीड के साथ। क्यों? क्योंकि जब उसकी वैल्यू जो है चार्ज की वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो उसका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा स्पीड के। तो पहले हम एक स्पेसिफिक चार्ज निकालेंगे Q/m का, इसकी वैल्यू मान लो S1 दे देंगे, और फिर एक निकालेंगे Q/m2 का, इसकी वैल्यू मान लो S2 दे देंगे। क्योंकि अभी ये मूव कर रहा है इंक्रीजिंग स्पीड से, तो m2 जो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू m1, ठीक है। दूसरी चीज़, चार्ज भले चाहे ये हो या ये हो, ये रहेगा तो सेम, तो इसका स्पेसिफिक चार्ज ओवरऑल क्या होगा? कम होगा, S2 इज लेस देन S1, so specific charge will decrease as mass increase। तो ये चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर ख़त्म हुआ, इसका रिवीजन ख़त्म हुआ। अगर आगे कल आएगा एक और नया लेक्चर। वैसे अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, अगर इस नोट्स से अगर या इस वीडियो से अगर आपके रिवीजन में थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मोटिवेशन मिले और आगे काम चलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं कल।